हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन महाजन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2021 के पर्यावरण के महत्वपूर्ण 50 पॉइंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉप 50 महत्वपूर्ण पॉइंटों का एक संग्रह है जो इसमें हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित, चाहे हमारे वो पर्वत हों, दर्रा हों, नदी हो, घाटी हो, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक करके पॉइंट पर हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला हमारा, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो कंचनजंगा हमारे भारत के सिक्किम राज्य में है। सिक्किम हमारे एक पूर्वोत्तर का राज्य है और इसकी सीमा आप जानते हैं कि सिक्किम की सीमा हमारे चीन के साथ भी लगती है। कंचनजंगा भारत का एक निर्विवादित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और यदि सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद काराकोरम है, K2 गॉडवेन आस्टेन है। लेकिन भारत का यदि मूल रूप से कहा जाए तो कंचनजंगा है, ये हमारे सिक्किम में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? पर्वत श्रेणियाँ तो भारत में कई हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी कई हैं, लेकिन उस पर्वत श्रेणी में जो सबसे प्राचीन है और प्राचीन में जो हमारी श्रेणी है वो कौन सी? अरावली पर्वत की श्रेणियाँ, ये हमारे राजस्थान के आसपास पाई जाती हैं। और अरावली की जो पर्वत श्रेणी है वो प्राचीन पर्वत श्रेणी है, या जिसको कहें हिमालय के बनने से पहले बनी हुई हैं। ये हिमालय तो एक नवीन पर्वत है और ये जो अरावली है प्राचीन पर्वत श्रेणियाँ हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर को हम लोग उसको गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में कई बार आया है कि अरावली पर्वत है, उसका जो सर्वोच्च शिखर है उसको किस नाम से जानते हैं? तो गुरु शिखर नाम से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4, सबसे बड़ा हिमनद या जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। ये हमारा सियाचिन आप जानते हैं कि चीन के साथ काफ़ी विवादित रहा है और ये भारत में ही पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन में है और वहाँ पर आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से आगे लगा हुआ है, ये हमारा सियाचिन है। और सियाचिन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर तापमान जो है -20 से 30 डिग्री तक चला जाता है और वहाँ पर हमारी सेना रहती है। सियाचिन, जिसको सियाचिन ग्लेशियर जो कि चीन के साथ सबसे ज़्यादा विवादित भी है, तो इसको आप याद रखेंगे। जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारा वो सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? ये प्रश्न है बहुत याद करने लायक। अब इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि हिमालय के जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, उसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। लेकिन ये जो ऊंचाई नापी गई थी लगभग आज से 60 से 70 साल पहले, देश आज़ाद होने के समय की बात थी। लेकिन अब जो हाल के आंकड़े आए हैं उस समय उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है और उसकी लंबाई बढ़कर के 8850 मीटर हो गई है। इसको आप याद रखेंगे। कहीं भी प्रश्न आता है 48 का और उसमें 50 रहता है तो आप ज़रूर याद रखेंगे 50 लगाएंगे। वैसे तो इसको हम लोग अभी तक 48 ही लगाते आ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ हैं हमारे मूलतः मध्य प्रदेश और उसके आसपास गुजरात के क्षेत्रों में बहती है, लेकिन ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ इनके बीचों बीच स्थित हैं। सतपुड़ा। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? खैबर दर्रा हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। खैबर पख्तूनख्वा एक प्रांत भी है और वहीं पर खैबर दर्रा भी है। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लगा हुआ दर्रा है, ये दोनों के बीच का है। पालघर दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु। ये पालघाट धार लिखा है, ये पालधार या पालघाट दर्रा है, ये दो राज्य केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसको आप याद रखेंगे कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। नाथुला दर्रा की क्लास आपने यदि नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख लीजिए, उस पर मैंने काफ़ी डिस्कस किया था और जितने भी भारत के दर्रे हैं उन सभी के बारे में बताया हुआ है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो हमारे उत्तराखंड राज्य में है नाथुला दर्रा। नाथुला
माफ़ करिएगा, ये नाथुला दर्रा ये हमारा उत्तराखंड नहीं, सॉरी, सिक्किम राज्य में है। इसको आप उत्तराखंड को गलत है, ये हमारा सिक्किम राज्य है नाथुला। और सिक्किम राज्य आप जानते हैं अभी जो हमने बताया आपको कि यहाँ पर कंचनजंगा है, यहीं पर नाथुला दर्रा है। ये नाथुला हमारा सिक्किम में है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रा एक है जो जम्मू और श्रीनगर के बीच को जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल, बुर्जील, जोजिला ये सभी हमारे जोजिला हमारा जो जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू से श्रीनगर के बीच का जो दर्रा है वो महत्वपूर्ण दर्रा है, बनिहाल दर्रा। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से तो ये गलत हो जाना चाहिए। उज्जैन में है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है और ये महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, तो वहाँ पर क्षिप्रा नदी होगी। लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न है, ये नर्मदा नदी है, लेकिन नर्मदा नदी की ये जो सहायक नदी है ये भी नहीं है क्षिप्रा, तो क्षिप्रा इसका आंसर है। इसको आप याद रखेंगे, ये नर्मदा नहीं है। इसका जो आंसर है वो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, और उज्जैन में जो नदी बहती है वो क्षिप्रा है, और ये क्षिप्रा नदी नर्मदा से भी रिलेटेड नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो डेल्टा का मतलब होता है, जैसे डेल्टा की आकृति होती है ऐसे एक डेल्टा बन गया, ये ऐसे ही आकृतियाँ। डेल्टा मतलब एक प्रकार से जो होता है कि जो अपने साथ अपशिष्ट बहा के ले जाते हैं, एक डेल्टा टाइप की आकृति बना लेती हैं। और ये डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ हैं, ये अपने साथ बहा करके कुछ मलबा ले जाते हैं, अवसाद ले जाते हैं, अवशिष्ट, और इनसे मिलकर के आगे जाके एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे देखेंगे हम, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो ये प्रयाग हैं, और कई प्रयाग हैं। एक प्रयाग इलाहाबाद में भी है, प्रयागराज में, और ऐसे ही कई प्रयाग हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो वो देवप्रयाग है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियाँ हैं और देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। उसके बाद ये देवप्रयाग से मिलने के बाद ये नदियाँ आगे जाके ये नदी दोनों गंगा नाम से कहलाती हैं। तो इसको आप याद रखेंगे कि भागीरथी और अलकनंदा ये जो दोनों नदियाँ हैं मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं, और ये देवप्रयाग में मिलती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो अरावली आप जानते हैं, मैंने बताया कि ये राजस्थान के लगभग आसपास के क्षेत्र में है, और वहाँ पर चंबल और साबरमती जो नदी है, ये चंबल हमारे उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा बहती है और मध्य प्रदेश में, और साबरमती तो ये हमारे गुजरात के आसपास के क्षेत्र में है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला ये चंबल और साबरमती से बीच में डिवाइड होती है, इसको आप याद रखेंगे। लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? तो एक लूनी नदी ऐसी नदी है जो बहुत छोटी नदी है भारत की, और ये कच्छ के रण में, गुजरात में ये पड़ता है, कच्छ का रण, वहाँ पर लूनी नदी गिरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो मानसरोवर जो झील है तिब्बत में, उसके पास से नदियाँ निकलती हैं, वो नदियाँ हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीन की तीन जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ये तीनों नदियाँ मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, और ये तिब्बत में स्थित है। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं, और हमारी जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानती है ब्रह्मपुत्र नदी, और गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये कावेरी है, जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है इसको। ये दूसरी गंगा है, भारत की पूरी गंगा तो आप गंगा नदी को जानते हैं, और एक दूसरी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, वो कावेरी नदी को बोलते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? जो शुष्क जो जगह है जहाँ पर पानी की बहुत कम मात्रा की प्राप्ति होती है, तो ऐसे क्षेत्र जैसे हमारे मध्य प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की कम मात्रा है, तो वहाँ पर ये मूंगफली का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, और शुष्क भूमि रहती है जिससे फसल में उत्पादन भी ठीक ठाक हो जाता है, और इसके लिए गेहूं की फसल काफ़ी लाभदायक होती है।
राजस्थान की राजधानी तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। जयपुर पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। यूनेस्को की धरोहर जो क्रिएटिव सिटी है, धरोहर शहर में इसको शामिल किया गया जयपुर को। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उदयपुर ये भी हमारा राजस्थान में पड़ता है और ये जस्ता के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। जवारा खाने आप याद रखेंगे कि उदयपुर हमारा राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान में जवारा खाने हैं। जा से जवारा और जवारा से जस्ता, इसको आप याद रखेंगे। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो जो महासागर होते हैं, सागर बड़े होते हैं, द्वीप ये जनसंख्या के हिसाब से होते हैं और सागर ये पानी के हिसाब से होते हैं। और इन दोनों के बीच में अंतर किस रूप में पाया जाता है? जनघनत्व। जनघनत्व नहीं, सिर्फ घनत्व होता है, इनकी घनत्व होता है परतों में। उसी आधार पर महाद्वीप और महासागरों की परतों में अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट है एक प्रायद्वीपीय भारत में, जहाँ पर ठंडे मौसम में हम कहें ये शीत ऋतु के समय में काफ़ी मात्रा में बारिश होती है। चर्चा में आप सुनते होंगे कि कभी केरल में, कभी तमिलनाडु में, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और अभी हाल ही में तमिलनाडु में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो भी रही थी, चर्चा में भी रहा है अभी। कोरोमंडल तट ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में पाया जाता है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का एक पठार है, ये हमारे छोटा नागपुर का पठार, इसको भारत का रोड क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज संपदा पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी से इसको जल की प्राप्ति होती है और ये उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में है। इसको भी आप याद रखेंगे। किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? टॉर्नेडो ये भी एक प्रकार का चक्रवात है और इसमें चक्रवाती गति न होकर ये बहुत ज़्यादा भयंकर होता है टॉर्नेडो। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो भारत में पतझड़ टाइप की जो वनस्पतियां हैं वे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बसंत के मौसम में आप देखते हैं, फरवरी के समय में, मार्च के समय में, उस समय पेड़ों से बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ते हैं। ये पतझड़ वन भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। चर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना ये हमारे गुजरात राज्य में है और सरदार पटेल की ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति जो बनाई गई है सरदार सरोवर बांध के पास ही बनाई गई है, साधु बेट नामक स्थान पर। इसको भी आप याद रखेंगे। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर सदाबहार टाइप की, मतलब वर्ष भर हरी भरी रहने वाली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में। इसको आप याद रखेंगे। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो जल विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास किया है और ये राज्य जल विद्युत शक्ति उत्पादन में अग्रणी है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो आप देखेंगे ये जो तिथि है 23 सितंबर की तिथि, इस समय दिन और रात की स्थिति जो होती है वो बराबर रहती है। सबसे बड़ा एक दिन होता है, सबसे छोटी एक रात होती है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिण गोलार्ध में। कभी हम इसको किसी क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लोग अक्षांश देशांतर और भी मौसम से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? अब ये नमक है, नमक कैसे होती है? तो ये सागरीय जल में होता है। आप जानते हैं समुद्र के किनारे नमक का उत्पादन किया जाता है। उसके साथ साथ चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल, ये सभी से नमक की प्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा होती पहले सागरीय जल से, उसके बाद चट्टानी कुछ नमकों की परत भी पाई जाती हैं। झीलों के किनारे से रिसर्च कर नमक प्राप्त होता है और हमारी मृदा
मिट्टी में भी कुछ ऐसा पानी होता है जिसको छान करके नमक प्राप्त किया जाता है। किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को वृद्धगंगा के नाम से और दक्षिण की गंगा को कावेरी नाम से जाना जाता है। इसको आप याद रखेंगे। वृद्धगंगा गोदावरी नदी और दक्षिण की गंगा नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ये नदी कोसी नदी है जो बिहार में बहती है। ये अपने मार्ग बदलने के लिए विश्वासघाती नदी के नाम से जानी जाती है और ये अपना मार्ग कब बदल ले इसका कुछ अनुमान नहीं रहता और हर साल इससे बाढ़ की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। कौन सी नदी कपिलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कपिलधारा जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी जबलपुर में एक और है, भेड़ाघाट जबलपुर में, वहाँ पर भी एक जलप्रपात का निर्माण करती है ये नर्मदा नदी, कपिलधारा जलप्रपात। और ऐसे ही एक भेड़ाघाट जलप्रपात है, ये भी नर्मदा पे स्थित है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? उड़ीसा का शोक कही जाती है। ब्रह्माणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ये उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तबाही मचाती है, बाढ़ आती से, इसलिए इसको वहाँ का शोक कहा जाता है। बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा नाम है, गोदावरी से संबंधित होगी, लेकिन इसको हमको दिमाग लगाना है कि बैनगंगा और पैनगंगा हम गंगा से भी लगा सकते हैं, लेकिन गंगा का यदि हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें ऐसी किसी प्रकार की हमारे जो उत्तर भारत के क्षेत्र है यहाँ पर नदियाँ इस प्रकार की कोई नहीं है। दक्षिण भारत में बैनगंगा और पैनगंगा नदियाँ बहती हैं और ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है? तो गंगा नदी पर। गंगा नदी पर अभी हाल ही में तो गंगा नदी पर नहीं, सड़क पुल की बात की जाए तो कई सारे सड़क पुल बने हुए हैं, लेकिन गंगा नदी पर सड़क पुल सबसे बड़ा बना हुआ है। और अभी जो बनने भी वाला है, इलाहाबाद प्रयागराज में 10 किलोमीटर से भी लंबा गंगा नदी पर पुल बन रहा है। ये भी एक क्वेश्चन करंट का आगे बनेगा, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 39, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा, असम में सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि माजुली द्वीप बनाती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी अधिकांश भाग जो नर्मदा नदी का है वो हमारे मध्य प्रदेश में बहता है और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नर्मदा के बारे में मैंने आपको बताया कि ये पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो ये सिंधु जल समझौता है जो 1960 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच ये जल के बंटवारे को संबंधित है। और सिंधु जो नदी है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में बहती है, भारत का थोड़ा सा पार्ट इससे छुपता है और इनके बीच जल का समझौता हुआ है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितनी प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो सिंधु नदी का जो जल है उसका प्रयोग भारत सिर्फ और सिर्फ 20% कर सकता है, बाकी का 80% जल हमारा पाकिस्तान प्रयोग करेगा। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी भारत से बहती है, लेकिन भारत के सिर्फ और सिर्फ एक राज्य जो जम्मू कश्मीर राज्य है उससे बहकर सिंधु नदी बहती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इसको भी आप याद रखेंगे। देखो पैनगंगा और बैनगंगा किसकी है? गोदावरी की। पंचगंगा और दूधगंगा। अब इसको आप याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बता दूं। दूध से तो आप तुरंत समझ जाएंगे कृष्ण भगवान दूध माखन के बहुत प्रेमी थे। पंच मतलब बच्चों के साथ खेलने वाले, भीड़ जुटाने वाले, उनको बोलते हैं पंच। तो ये पंचगंगा और दूधगंगा कृष्ण से संबंधित है और इस कृष्ण नदी बोलते हैं इसको। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का जो पठार है, जिसको मैंने बताया कि भारत का रूट क्षेत्र कहा जाता है, वहीं से दामोदर नदी निकलती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है?
तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसको न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इसमें न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई भूमियाँ बांगर और खादर जो होती हैं वो उनसे काफ़ी मात्रा में उर्वरक जो नए नए जो रसायन हैं और विभिन्न प्रकार की जो रसायनों की पूर्ति इससे होती रहती है, नए नए उर्वरकों की प्राप्ति होती रहती है, जिससे इनको उर्वरक की जो फर्टिलाइज़र है उसकी यूज की कम से कम आवश्यकता होती है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितने प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है स्थल भाग का कितने प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो ये आई होप कि 24% ना हो कि 46% है जलोढ़ मृदा से। इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। 48वां प्रश्न, शायद इसका जो आंसर है वो लग रहा है कि इसका आंसर है 46%, इसमें 24% राइट गलत हो गया है, इसको माफ़ करिएगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया? दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, उसी में बालू और चीका की जब मात्रा रहती है तो उसको बोलते हैं दोमट। दोमट मतलब दो प्रकार की मृदाएं हो जाएंगी जिसमें बालू वाली भी और चिकनी वाली मृदा मिल जाती है, इसको बोलते हैं दोमट मृदा। लाल मिट्टी में लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? इसको आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है, तो वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये थे टॉप 50 हमारे यूपी टेट 2021 भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनवायरनमेंट में हम लोग ईबीएस में पढ़ने वाले थे। इनको हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया, उनके बारे में समझा। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक और भी हमारे चैनल पे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। यूपी टेट से संबंधित बहुत सारे वीडियो इस पर डाले गए हैं। आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही फिर महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं फिर मिलता हूं कल आप लोगों से। तब तक आप जुड़े रहिए, आप अपना ख्याल रखिए हमारे चैनल के साथ, और फिर मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।